हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि लेटरल शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सपेक्टेड है ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। उन पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ, विच इज़ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक डेरिवेशन आज हम परफॉर्म करेंगे, विच इज़ लेंस मेकर्स फार्मूला, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के अंदर हर दूसरे तीसरे साल रिपीट मोड में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहने का मतलब कि किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जब कोई सरफेस स्फीयर का पार्ट होता है तो उस सरफेस को हम बोलते हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक डेंसर मीडियम है जो सपोज ग्लास का बना हुआ है, और उसका ये वाला सरफेस जो है वो स्फीयर का एक पार्ट है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि स्फीयर का अगर वो पार्ट है तो या तो वो बाहर की तरफ ऐसे बल्ज आउट हो सकता है या तो फिर अंदर की तरफ बेंड हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर डेंसर मीडियम का जो सरफेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ऐसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जबकि वहीं पे रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर डेंसर मीडियम का सरफेस अंदर की तरफ बेंट है तो ऐसे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब क्योंकि ये स्फीयर के पार्ट हैं ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ दीज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो ऑलरेडी हम जानते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, दोनों ही टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ए बी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्योंकि स्फीयर के पार्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का भी सेंटर यहाँ पे मार्क किया गया है बाय कैपिटल सी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बिल्कुल मिड पॉइंट है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P, इसको हम बोलेंगे पोल, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए कि ये सभी पैरामीटर्स हमने डायरेक्टली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में स्टडी किए हैं, बट यहाँ पे सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी ये सभी टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल वैलिड है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही लाइट रे का, तो नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बेसिस पे ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले 3 अजम्पशंस जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये तीनों एजम्पशंस यहाँ पे अभी हम डेरिवेशंस के इंटरमीडिएट स्टेप्स के अंदर यूज करने वाले हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस डेरिवेशन में जो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे उसको पॉइंट साइज का कंसिडर करेंगे लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें शो करूंगा मैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेंगे उनकी वैल्यू काफ़ी छोटी होगी, वो भी मैं आपको शो करूंगा नोटेशंस के अंदर, घबराइए मत। आगे, द एपर्चर दैट इज द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज स्मॉल। तो ये जो कर्व्ड सरफेस आप देख रहे हैं इसका एपर्चर बहुत छोटा है, मतलब कि अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, ये देखिए AM आप देख सकते हैं, तो MP का जो डिस्टेंस है ना, मीन्स स्ट्रेट लाइन और ये कर्व के बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस है MP, ये बहुत छोटा है ना। अगर अपर्चर बहुत छोटा है मतलब ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हमको कंसिडर करना पड़ेगा डेरिवेशन के अंदर। अब ये तीनों एजम्पशंस किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं डेरिवेशन के अंदर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल ये देखिए कि अगर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है और इमेज का पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इसका डेरिवेशन अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप समझिए जितने भी लेबलिंग्स हैं इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले तो आप देखिए कि एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और प्रिंसिपल एक्सिस ये देखिए आप येलो कलर में ड्रॉ किया गया है। अब क्योंकि अजम्पशन नंबर 1 था कि ऑब्जेक्ट हमको पॉइंट साइज लेना है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट ओ मार्क किया गया है पॉइंट साइज, ठीक है। वहां से 2 लाइट रेज निकल रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है पोल से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और दूसरा एक एंगल अल्फा फॉर्म करके विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ मूव हुआ है, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जैसे कि अजम्पशन 2 में लिखा गया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे विल फॉर्म वेरी स्मॉल एंगल्स विद प्रिंसिपल एक्सिस, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट रे जो है वो अल्फा एंगल फॉर्म किया है, तो अल्फा एंगल को काफ़ी स्मॉल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा आगे चल करके डेरिवेशन के अंदर। उसका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको आगे शो करूँगा। चलिए फिलहाल ये देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके रिफ्रैक्ट होगा पॉइंट ए पे, तो वहाँ पे तुरंत हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और नॉर्मल कभी भी आप ड्रॉ करें किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए तो बाय डिफॉल्ट दैट नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव। तो नाउ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर रिफ्रैक्शन होगा तो सिंस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ये देखिए हमारा रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 गिवन है, सपोज एयर होगा, और डेंसर मीडियम सपोज ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव हो रहा है, देन ऑब्वियसली लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये देखिए लेबलिंग, ठीक है। ए से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया दैट इज AM। आगे अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से मूव कर रहा है आगे राइट हैंड साइड, और एक और लाइट रे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रहा था प्रिंसिपल एक्सिस से, देखिए उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे I पे बन रहा है। तो I मीन्स इमेज फॉर्मेशन, मिनिमम 2 रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये पोजीशन है इमेज का I। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख ही सकते हैं C, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज V, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये 1 by 1 नोटेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है वो है एंगल बीटा सपोज, ठीक है, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बना है वो है गामा सपोज, ठीक है। तो अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों हमेशा फिक्स रहेंगे। अल्फा क्या रहेगा हमेशा इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल, बीटा होगा रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल, जबकि गामा होगा नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल, ठीक है। तो अल्फा, बीटा और गामा का जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहेगा। इसके अलावा 2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब बेसिकली इस डेरिवेशन में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है। साथ ही साथ जो फॉर्मूला आएगा उसमें μ1 और μ2 भी प्रेजेंट होगा, मीन्स और फॉर्मूला विल बी इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो फॉर्मूला ये आने वाला है, आप इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज क्लियरली रिलेशन बिटवीन UVR μ1 एंड μ2, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हमारा जो मेन हेडिंग है वो है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स शेप का है। ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है, इमेज डेंसर मीडियम में बन रहा है और रियल इमेज बन रहा है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेस का, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द कंडीशन है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के केस में, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट अभी हमारा रेयरर मीडियम में है और इमेज डेंसर में बन रहा है, ऐसा भी हो सकता था कि ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में होता, इमेज रेयरर में बनता, या फिर हमारा ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव होता। कॉनकेव वाले कंडीशन में भी
बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर में होता है, इमेज डेंसर में बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है, इमेज रेयरर में बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमारा ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है, इमेज डेंसर मीडियम में बन रहा है, तो उसके लिए हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं यू, वी और आर के बीच में। तो ऐसे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको वन बाय वन हम कवर करेंगे आगे आने वाले पेजेस में, ठीक है। तो फिलहाल फोकस करते हैं इस फर्स्ट डेरिवेशन के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा है वो है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा एंड गामा। तो उसके लिए आपको ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना होगा AOC। ध्यान से देख लीजिए AOC। तो AOC में एंगल I जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंड वी नो कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACI, देखिए ध्यान से, ACI में एक्सटीरियर एंगल गामा हो गया, एंड गामा विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मीन्स R प्लस बीटा। ये देखिए सेकंड इक्वेशन आ गया, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा। इसको थोड़ा मॉडिफाई हमने किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ गामा एंड बीटा, दैट इज गामा माइनस बीटा। यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे कंसिडर करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल AMO। ध्यान से देखिएगा AMO, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्शन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AM को। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल AMO में tan अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AM और बेस हो गया OM, दिखा। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल AMI, इसमें देखिए tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AM बाई MI। नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC, tan गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AM बाई MC, दिखा। अब यहाँ पे अब हम कंसिडर करेंगे हमारा सेकेंड एजम्पशन, जिसमें कि लिखा हुआ था कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल्स फॉर्म करेंगे। मतलब क्लियरली एंगल अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल्स बहुत छोटे हैं। तो अगर ये तीनों एंगल्स बहुत स्मॉल हैं तो हम यहाँ पे tan अल्फा को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अल्फा पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एंगल्स बहुत स्मॉल है मतलब दे क्लियरली टेंड्स टू जीरो, एंड वी नो कि tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है। मतलब कि एंगल जितना 0 डिग्री को अप्रोच करेगा उसके tan की वैल्यू वो एंगल खुद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए tan अल्फा को अल्फा ले लेते हैं, tan बीटा को बीटा और tan गामा गामा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ इस पॉइंट A पे अप्लाई करते हैं हम जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो साइन I बाई साइन R विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, मतलब μ2 अपॉन μ1। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। अब क्योंकि सभी एंगल्स यहाँ पे स्मॉल हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होंगे। ऐसा क्यों? देखिए अभी अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में कैलकुलेट किया, उसका इक्वेशन हमने लिखा। तो इफ अल्फा बीटा एंड गामा दीज थ्री एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो उन पे बेस्ड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उनकी वैल्यू भी काफ़ी छोटी होगी। तो यहाँ पे हम साइन I को I ले लेते हैं और साइन R को R, बिकॉज वी नो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो भी जीरो होता है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे साइन I को I लिया और साइन R को R लिया। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन है जिसको नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए ध्यान से आप। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, μ1I इज इक्वल्स टू μ2R। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेकर के हम आगे मूव करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अभी हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अल्फा बीटा और गामा, इन सभी के वैल्यूज को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। देखिए कैसे होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो I की जगह पहले तो अल्फा प्लस गामा पुट कर देंगे। नेक्स्ट R की जगह गामा माइनस बीटा पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अल्फा की जगह नेक्स्ट हम पुट करेंगे MA बाई MO, बीटा की जगह पुट करेंगे MA बाई MI, गामा की जगह MA बाई MC। ये सभी स्टेप्स हम परफॉर्म करने वाले हैं इसके अंदर। एक और चीज़ कि जहाँ जहाँ पे भी M है उसको P से हम रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों? देखिए थर्ड अजम्पशन अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि अगर हमारा अपर्चर जो है कर्व्ड सरफेस का वो बहुत स्मॉल है तो मतलब कि ये जो MP डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट M और पॉइंट P कोइंसिडेंट है आपस में। तो जहां जहां पे भी M लिखा हुआ है इन पैरामीटर्स के अंदर, वहां पे हम P लिख सकते हैं। तो ये हमारा MO PO हो जाएगा, MI PI हो जाएगा और MC PC हो जाएगा, ठीक है। और MA तो देखिए न्यूमरेटर में कॉमन है, अल्फा बीटा और गामा के, है ना। तो क्या किया हमने परफॉर्म, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को पहले तो अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में यहाँ पे हमने रिप्लेस किया। I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा और R इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। देन अल्फा को हमने MA बाई MO लिखा, बीटा को MA बाई MI, गामा को MA बाई MC। साथ ही साथ हमने M को P से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया MO की जगह PO, MI की जगह PI और MC की जगह PC। इतना सब हमने परफॉर्म किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, तो हमको मिला ये मॉडिफाइड इक्वेशन। ये देखिए अब ध्यान से आप, μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। तो ये स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। आपको सॉल्व करके शो करने की जरूरत नहीं है, बट आप शो करते हैं तो और अच्छा रहेगा आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। और फिलहाल अगर आप चेक करना चाहें तो आप बिल्कुल वो स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं रफ में, I और R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, देन अल्फा बीटा गामा, तो आपको सिंप्लीफाई करके ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रॉम फिगर हम PO को रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, PO को माइनस यू यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, माइनस यू आ जाएगा PO के जगह। PI दैट इज इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, प्लस V। और PC राइट हैंड साइड में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यहाँ पे पॉजिटिव में, प्लस R। तो हमने PO को रिप्लेस कर दिया माइनस यू से, PI को प्लस V से और PC को प्लस R से। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ चुका है कि जब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में प्रेजेंट होगा और इमेज फॉर्मेशन होता है डेंसर मीडियम के अंदर, देन रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर also along with refractive index of rarer and denser medium is μ1 upon minus u is equals to μ2 upon v is equals to μ2 minus μ1 upon r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और आज मैं आपको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल शो करूंगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आता है आपको डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये 3 अजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही आपको डेरिवेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ तक आपको एंड अप करना पड़ेगा, ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। अब इस रिजल्ट को आगे हम यूज़ करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर, जो इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। और जैसा कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बता रहा था कि भाई स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में प्रेजेंट हो, इमेज डेंसर में बन जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, इमेज रेयरर में बने, या फिर इमेज डेंसर में ही बन जाए। हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव भी हो सकता था, उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला आता है ये। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ अभी हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे, आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 बाय 1 मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। आपको भी ये डायग्राम बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए, आवर सेकेंड पॉसिबिलिटी इज रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। फिर से कॉन्वेक्स सरफेस में ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस बार भी ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में ही प्रेजेंट है, लेकिन इमेज इस बार रेयरर मीडियम में बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। लास्ट टाइम क्या था, रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, इस बार वर्चुअल बना है, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम आप अपने से भी समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 लाइट रेस का यूज़ किया गया है। ये देखिए, एक तो सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास हो रहा है स्ट्रेट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, दूसरा पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंड वाइल मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए पूरा प्रोसीजर, ठीक है। इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टेड लाइट रेस का। तो इमेज फॉर्मेशन देखिए वर्चुअल हुआ है इन द रेयरर मीडियम। तो ये पूरा डेरिवेशन इस पर्टिकुलर केस के लिए परफॉर्म किया गया होगा सिमिलर पैटर्न पे, और हमारा फॉर्मूला आता है डिराइव होकर के, रिलेशन बिटवीन यू वी आर μ1 एंड μ2 इज μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस डेरिवेशन हमने परफॉर्म किया है उसके रिस्पेक्ट में। चलिए थर्ड कंडीशन मैं आपको शो करता हूँ, दैट इज रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव सरफेस आ गया है। इस बार कॉन्केव सरफेस है,
ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में ही है, इमेज इस बार रेयरर मीडियम में ही बन रहा है। ध्यान से देखिए, नोटेशंस बस चेंज हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा और गामा का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा इज द एंगल फाउंड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे and principal axis, whereas gamma is the angle found between normal and principal axis। ठीक है, बाकी सभी नोटेशंस U, V, R ये ध्यान से देख लीजिए आप, और डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करिएगा। तो इस बार हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कॉन्केव, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, इमेज भी रेयरर मीडियम में ही बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, फिर से सेम फॉर्मूला, इन दोनों को कंपेयर करिए। तो तीसरी बार ये फॉर्मूला रिपीट हुआ है। आगे फोर्थ कंडीशन, अब इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, ध्यान से देखिए, और कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अब क्या होगा, पॉइंट ए पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो व्हेन लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो इट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन सभी रे डायग्राम्स का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि डेरिवेशन किसी भी कंडीशन के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक, अब जब फाइनल फॉर्मूले पे हम ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि प्रीवियस फॉर्मूला जो 3 बार रिपीट हुआ है उससे ये किस तरीके से डिफरेंट है। तो डिफरेंस बस एक ही चीज का आपको दिख रहा होगा कि μ1 और μ2 का पोजीशन ध्यान से देखिए एक्सचेंज हो गया है। दिखा, यहाँ μ1 था तो उसकी जगह μ2 आ गया, और μ2 की जगह μ1 आ गया। ये देखिए एक्सचेंज ही हो गया है। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉसिबिलिटी भी ध्यान दीजिए कि जब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में है, ठीक है, और इस बार रियल की जगह वर्चुअल इमेज बन जाए। उसका रे डायग्राम यहाँ पे शो नहीं किया है, आप चाहे तो रेफरेंस बुक में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करो, सेम फॉर्मूला आया। और लास्ट कंडीशन कि अगर हमारा कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज वर्चुअल बन जाए, तो भी वही फॉर्मूला आ रहा है। देखिए μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स की टोटल 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रहे हैं फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लेकिन अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिफरेंट फॉर्मूले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब हम ये कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, देखिए नोट पे पॉइंट नंबर 1 कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में प्रेजेंट होता है तो फिर चाहे हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, इमेज चाहे रियल बने या वर्चुअल, फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला दैट इज μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी वाला, ये देख सकते हैं आप। और सेकंड नोट पॉइंट कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्रेजेंट होता है तो इमेज चाहे वर्चुअल बने या रियल, और हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव, हमारा ये सेकंड वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ये देखिए μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी वाला, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ 2 ही डिफरेंट फॉर्मूले हैं फॉर दी 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेयरर मीडियम में है या फिर डेंसर मीडियम में। तो जब न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम। उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, और इस पे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आज आपको शो भी करूंगा। तो एक्सपेक्टेड है कि ये पूरा डेरिवेशन और उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज थे आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो 1 बाय 1 आप रे डायग्राम ड्रॉ करके आप नोट करते जाइए। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी आपको आ सकता है डिराइव करने के लिए एग्जाम में। जो पैटर्न है डेरिवेशन का वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको सिखाया गया है प्रीवियस पेज के अंदर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन और नोटेशंस का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रे ऑप्टिक्स इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और जो अभी तक हम डेरिवेशन स्टडी कर रहे थे प्रीवियस पेजेस के अंदर, वो अप्लाई होने वाला है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के अंदर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि 3 मार्क्स और कभी कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है जब इसके साथ एक सप्लीमेंट्री न्यूमेरिकल आए इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूले के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें हम लेंस का फोकल लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस and refractive index of the medium of which this lens is made up of। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे लेंस के अंदर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है LP1N और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है LP2N। तो मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस
और ये डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 यहाँ पे गिवन है, और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इंडिविजुअल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये देखिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 राइट हैंड साइड, और सेकेंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो जो अभी हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस इन टर्म्स ऑफ r1 r2 एंड म्यू। ठीक है, तो किस तरीके से प्रीवियस पेज के अंदर जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था वो अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको अभी शो करूंगा थोड़ी देर में। उससे पहले इस डायग्राम को हम ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, जैसे कि मैंने बताया दोनों के इंडिविजुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का C1 है और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में C2 है। जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरे लेंस का, उसको C से मार्क किया गया है, ये देखिए आप, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस्ड है, सपोज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है ना, अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन नंबर 1। तो वहाँ से दो इंसिडेंट लाइट्स निकल रहे हैं, ये देखिए आप ध्यान से। तो एक तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है सीधा सीधा, और दूसरा पॉइंट ए पे इंसिडेंट हुआ है। तो पॉइंट ए पे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया तुरंत, देख लीजिए आप, N1, जो कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। नॉर्मल को हमेशा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनिए आप। तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हुआ। तो ये बेंड हो करके आगे मूव कर रहा था। देन थोड़े आगे यहाँ पे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया LP2N, जहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हो गया दूसरी बार। अब इस बार डेंसर से रेयर मीडियम मूव कर रहा है लाइट रे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो सेकेंड टाइम जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं N2, जो कि सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गए, देखिए ध्यान से। तो लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो फाइनली पॉइंट आई पे मीट कर रहा है फर्स्ट वाले इंसिडेंट लाइट को, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइनल इमेज बन रहा है आई। लेकिन ये इतना इजी नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए अब इसको। देखिए फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ था, तो अगर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं प्रेजेंट होता, तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये बिल्कुल ऐसे सीधा चला जाता, ये डॉटेड लाइन्स आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पे जाकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता I1 पे। तो मतलब कि फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो इमेज बनता वो I1 पे बनता, लेकिन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी प्रेजेंट था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो यहाँ तक नहीं जा पाया, वो सेकेंड टाइम यहाँ यहीं पे उसका रिफ्रैक्शन हो गया, और फाइनल इमेज का फॉर्मेशन पोजीशन I पे हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये सारे नोटेशंस आपको क्लियर हुए होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा पोजीशन C से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लिया गया है, लेबलिंग ध्यान से समझिए। जो फाइनल इमेज बना है I, उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द लेंस से V लिया गया है, इमेज डिस्टेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेंस का है μ2 डेंसर मीडियम का, और रेयर मीडियम का μ1 दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ठीक है। सपोज एयर प्रेजेंट है बाहर की तरफ। अब इंडिविजुअली हम इन दोनों सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है और उसका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो स्टडी करते हैं, और 1 बाय 1 उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। देखिए पहले आप फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे ही फोकस करिए बस, दैट इज LP1N। जब इस पर रिफ्रैक्शन हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम एट पोजीशन A, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, रेयर मीडियम में, और इमेज कहाँ पे बन रहा होगा, डेंसर मीडियम में। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए स्टूडेंट, सुनिए आप ध्यान से कि सपोज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ही नहीं, अगर सिर्फ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो राइट हैंड साइड तो पूरा डेंसर मीडियम ही प्रेजेंट होगा, है ना, सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में प्लेस था, और इमेज कहाँ पे बना, I1 डेंसर मीडियम में। I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में होता है, इमेज बनता है डेंसर मीडियम में, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अभी, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए यही था फॉर्मूला, चेक करिए, μ1/CO। CO is the object distance of first refracting surface, then plus μ2/CI1. CI1 is the image distance of first refracting surface, is equals to μ2 minus μ1/CC1.
तो CC1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज R1, वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है LP2N, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन I1 पे। जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इमेज है वो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा ना, तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन I1 पे। तो मतलब ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज इन डेंसर मीडियम एंड इमेज ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज फॉर्म्ड इन द रेयरर मीडियम। देखिए फाइनल इमेज तो रेयरर मीडियम में बन रहा है ना, लेकिन जो इंटरमीडिएट इमेज था वो तो डेंसर मीडियम में प्रेजेंट था, पोजीशन I1 पे सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, ये देखिए यही है μ2 अपॉन CI1। CI1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लस μ1 अपॉन CI, CI इज द इमेज डिस्टेंस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस is equals to μ1 minus μ2 upon CC2. CC2 is the radius of curvature of second refracting surface. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किया गया है, साइन कन्वेंशन लिया गया है। CI1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लिया गया है, ठीक है, और CC2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस नेगेटिव में लिया गया है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब since refraction through this complete convex lens is the combination of refraction through these टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में जो रिफ्रैक्शन हुआ है और जिसका इक्वेशन अभी हमने लिख के रखा है यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम एडअप कर दें, मतलब LHS को LHS से, RHS को RHS से, तब जाकर के कंप्लीट कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो फाइनल रिफ्रैक्शन हो रही है उसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए क्या कर रहे हैं अभी, नेक्स्ट हम कंबाइनिंग द रिफ्रैक्शंस एट बोथ दी सरफेसेस। तो कंबाइन कैसे करना है आपको, LHS के एक्सप्रेशन को LHS से ऐड करना है, RHS को RHS से। तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, रफ में आपका सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, μ1 अपॉन CO प्लस μ1 अपॉन CI इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन CC1 प्लस 1 अपॉन CC2। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे फ्रॉम फिगर हम इन सभी पैरामीटर्स के नोटेशन सब्सटीट्यूट करने वाले हैं अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, CO क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, लेकिन अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन तो माइनस U। CI क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, दैट इज V, राइट हैंड साइड में है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रहेगा। RHS में μ2 माइनस μ1, और ये देखिए ये वाला μ1 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया है ना यहाँ डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन CC1, तो CC1 क्या है, राइट हैंड साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 पॉजिटिव में, और प्लस 1 अपॉन CC2, तो CC2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको नेगेटिव में लिए हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है ना, अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन हमको तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना था इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे पहुंच गए हम ऊपर। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, दैट इज μ2 अपॉन μ1 is equals to mu suppose। तो what is mu basically, तो mu is the refractive index of this glass medium जिसका लेंस बना हुआ है। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड में क्या सिंप्लीफाई किया, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 जो था इसको डिवाइड कर दिया, देखिए इस तरीके से, μ2 अपॉन μ1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या ले लेंगे, सिंबल mu नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ गया, μ2 अपॉन μ1 की जगह mu हमने लिख दिया, ये देखिए। अब एक स्पेशल केस हम कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के रिस्पेक्ट में। देखिए रिकॉल करिए थोड़ा, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल फोकस पे, है ना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो। तो अब LHS में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अगर उसके जगह मैं इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करता हूँ तो इमेज डिस्टेंस की जगह फोकल लेंथ पुट करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो V को लिया है मैंने प्लस F पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे, तो आप चाहे उसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए LHS में इस स्पेशल केस को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, U की जगह माइनस इन्फिनिटी और V की जगह प्लस F। ठीक है, तो हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखिए 1 बाई इन्फिनिटी तो ये तो 0 हो जाएगा, और 1 बाई V की जगह F तो 1 बाई F आ गया। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है जिसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के लिए वैलिड है।
है ना। और ये फॉर्मूला आया है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास मीडियम जिसका लेंस बना हुआ है, दैट इज μ2 अपॉन μ1, या फिर आप सिंपल उसको म्यू लिख सकते हो। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 एंड R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको गिवन है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो अगर कॉन्वेक्स लेंस हमको गिवन है और वहाँ पे अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन कन्वेंशन ध्यान से समझ लीजिए। R1 जो है फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आप लेंगे पॉजिटिव में, वो आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि पॉजिटिव क्यों होगा, और R2 को लेना है नेगेटिव में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो। लेकिन अगर यहीं पे कॉन्केव लेंस आपको दिया जाता है न्यूमेरिकल के अंदर, तब आप R1 को लेंगे नेगेटिव और R2 को लेंगे पॉजिटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेप होता है कॉन्केव लेंस का वो अंदर की तरफ बेंट होता है। तो आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जो R1 है वो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, मतलब नेगेटिव में होगा, और R2 राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव में होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक यहीं पे करते हैं साइन कन्वेंशन में, जब वो लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज से कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको 3-4 बार सुन के देखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की तरफ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, लिखा है लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर। तो हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली एयर मीडियम मतलब रेयरर मीडियम में है। फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, मतलब ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 1.5। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है u। एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म्ड, v कैलकुलेट करना है आपको इमेज डिस्टेंस। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला, और हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, ये देख सकते हैं आप, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही था फॉर्मूला। बहुत ध्यान से अप्लाई करेंगे। μ1 मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर है, तो मतलब 1 ले लेंगे। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.5 गिवन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में लेंगे, साइन कन्वेंशन, माइनस 100 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो पॉजिटिव में लेंगे, प्लस 20 सेंटीमीटर। ये देखिए अब इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करके v कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। इमेज डिस्टेंस हमारा आ रहा है 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, मतलब राइट हैंड साइड में, मतलब डेंसर मीडियम में हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज बनेगा इन द डेंसर मीडियम, ये फाइनल कंक्लूजन हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे। देखिए लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉन्केव लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो बाई कॉन्केव लेंस कहने का मतलब कि कॉन्केव लेंस बनाने में जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज हुए हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसीलिए उसको बाई कॉन्केव लेंस बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू सेम है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको गिवन है, कितना है लेंस का 1.5। R1 R2 का मैग्नीट्यूड कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग साइन डिफरेंट होगा R1 R2 का। देखिए क्या होगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है हमको, तो म्यू की वैल्यू 1.5, R1 माइनस में, क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस के लिए मैंने बताया था आपको अभी साइन कन्वेंशन प्रीवियस पेज में कि R1 आपको नेगेटिव लेना है और R2 लेना है पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू सेम क्योंकि बाई कॉन्केव लेंस है। अब सीधा सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, 1/f is equals to mu minus 1. Mu is the relative refractive index of lens with respect to air, which is basically the absolute refractive index of glass जो given है हमको 1.5। R1 R2 का वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है फोकल लेंथ का, लास्ट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए रेसिप्रोकल लेते टाइम, -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव में तो आता ही क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का वैसे भी नेगेटिव में होता है। ऐसा भी हो सकता था स्टूडेंट्स कि आपसे इस क्वेश्चन में पावर भी पूछ लिया जाता है ना, तो पावर के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना।
फोकल लेंथ अगर आप मीटर में रखेंगे तो पावर आपका डायोप्टर में आएगा SI यूनिट में, और नेगेटिव आता कॉन्केव लेंस के लिए। तो ये भी आपसे एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। अगेन बेस्ड ऑन लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपसे पूछा गया है दी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.5, इज इमर्स्ड इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, फोकल लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का जब उस लेंस को एयर में रखा गया है, और बाद में जब उसको वाटर के अंदर डिप किया जाएगा तो उसका फोकल लेंथ बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड होता है अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो कितना चेंज आएगा फोकल लेंथ में जब इस कॉन्वेक्स लेंस को वाटर के अंदर डिप किया जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड कि ओरिजिनल फोकल लेंथ आपको इस लेंस का गिवन है एयर में, दैट इज 0.2 मीटर। तो देखिए इसका आंसर, गिवन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, फोकल लेंथ ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 0.2 मीटर। तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है जब ग्लास को हमने एयर मीडियम में रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पुट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और उसके लिए वैल्यू भी गिवन है 0.2 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा एक वैल्यू आ चुका है 1/r1 माइनस 1/r2 का, दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। अब जब सेम लेंस को वाटर के अंदर डिप किया गया है तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर की विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो होती है 1.33, ये तो हमको गिवन है। लेकिन अब जब ग्लास को वाटर के अंदर डिप किया गया है, मतलब लेंस को वाटर के अंदर डिप किया गया है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये हमको कैलकुलेट करना होगा लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर। ये देखिए ध्यान से, है ना। तो दिस इज द न्यू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर। तो उसके लिए हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकाल रहे हैं ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, which is equals to refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ आ गया RHS में 1.5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1.33, और ये 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, 10 आया था उसका वैल्यू, उसको भी सब्सटीट्यूट हमने कर दिया यहाँ पे। तो अब ये न्यू फोकल लेंथ आ चुका है लेंस का इन वाटर, कितना आया 0.78 मीटर। तो इनिशियली फोकल लेंथ था 0.2 मीटर, अब आ चुका है 0.78 मीटर। मतलब एक बात तो क्लियर है कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम में आप लेंस को पुट करते जाओगे उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होते जाता है। तो चेंज कितना आ गया फोकल लेंथ में, उसके लिए आप फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो चेंज इन फोकल लेंथ आ रहा है 0.58 मीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फॉर 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल 4 की तरफ, फिर एक साथ आप नोट कर लेंगे दोनों को। तो फोर्थ एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस, जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू सेम होता है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको, कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, दैट इज 20 सेंटीमीटर ईच। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हाइट गिवन है आपको ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया है लेंस से 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअली सेकंड पार्ट ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इसमें नई बात ये है कि आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा कॉन्वेक्स लेंस का यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। एक बार फोकल लेंथ आ गया तो फिर सीधा सीधा लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके आराम से हम पोजीशन, नेचर और साइज बता देंगे इमेज का। देखिए, तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, R1 R2 की वैल्यू, मैग्नीट्यूड तो एटलीस्ट सेम है, और कॉन्वेक्स लेंस है तो साइन कन्वेंशन ध्यान से देखिए आप, R1 को पॉजिटिव में लेना है, R2 को नेगेटिव में। तो उसको अप्लाई किया हमने लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर, तो फोकल लेंथ आ गया कॉन्वेक्स लेंस का +20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद तो काफ़ी इजी है, फोकल लेंथ आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो तुरंत लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन इमेज डिस्टेंस आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो पोजीशन आ गया इमेज का। नेचर और साइज के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो इक्वल्स टू वी बाई यू। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं इसमें, तो तुरंत हाइट ऑफ इमेज आ गया 10 सेंटीमीटर। और नेचर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में हाइट आ रहा है इमेज का, मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना हुआ है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इमेज इज एनलार्ज्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था और इमेज हमारा यहाँ पे डबल आ रहा है जस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 10 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड लेंस मेकर्स फार्मूला। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो काफ़ी अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा डेरिवेशन एग्ज़ाम के लिए। और किसी भी टाइप का डाउट हुआ हो किसी भी क्वेश्चन या डेरिवेशन के किसी भी स्टेप में, तो आप उसको तुरंत क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ऑफलाइन डाउट रिमूवल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।